प्रश्न नंबर 8, कहानी में संवाद योजना कैसी होनी चाहिए, स्पष्ट कीजिए। यानी कॉन्वर्सेशन जो चलती है, एक पात्र जो है पहले बोलता है, उसके बाद फिर दूसरा पात्र बोलता है, जिसको संवाद योजना कहते हैं और इंग्लिश में उसे कॉन्वर्सेशन बोलते हैं। तो संवाद योजना जो है कहानी लिखते समय कैसी होनी चाहिए। कहानी में पात्रों तथा चरित्रों का बहुत ही महत्व होता है, जो इस प्रकार है। पहला, कहानी में जो संवाद योजना है वो बहुत ही सहज होनी चाहिए और सरल होनी चाहिए। अगर ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जैसा कि पिछले प्रश्नों में पढ़ चुके हैं कि भाषा कैसी होनी चाहिए, वो सरल और सहज होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है, अगर हम भाषा को सरल और सहज रख रहे हैं तो कॉन्वर्सेशन तो ऑलरेडी जो है आपको सहज ही और सरल ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसी के जरिए कहानी पढ़ने वाला जो है कहानी को समझने वाला है। तो अगर भाषा सरल होगी और सहज होगी तो संवाद योजना तो वैसे भी जो है सहज और सरल होनी ही है। दूसरा पॉइंट है, संवाद योजना जो है स्वाभाविक होनी चाहिए, नेचुरल होनी चाहिए। इसे बनावटी पना नहीं होना चाहिए कि आप बड़े बड़े वाक्य उसमें बनावटी से वाक्य बोल रहे हैं, कॉपी किए हुए डायलॉग्स लिख रहे हैं। तो वो स्वाभाविक से होने चाहिए। यानी कि स्वाभाविक का मतलब कि अगर एक आदमी बोल रहा है तो दूसरा आदमी जो आम जिंदगी में एक रियल रिप्लाई देता है, उस तरीके का यहाँ पे कॉन्वर्सेशन चलती हुई दिखनी चाहिए, जो कि स्वाभाविक दिखे। अगला पॉइंट है कि संवाद योजना जो है पात्र अनुकूल होनी चाहिए। पात्र अनुकूल यानी कि जैसा कैरेक्टर है उस कैरेक्टर के हिसाब से। मान लीजिए एक बच्चा जो है रोल प्ले कर रहा है, अब बच्चे को बड़े बड़े डायलॉग्स दे दिए जाए तो वो उस पर सूट नहीं करेगा। बच्चे के डायलॉग्स बच्चे के हिसाब से होने चाहिए, जैसा कि बच्चे बोलते हैं। तो पात्रों के अनुकूल होना चाहिए। अगला पॉइंट है कि संवाद योजना विषय अनुकूल होने चाहिए। यानी जो भी आपकी संवाद योजना तैयार की जा रही है, जिस टॉपिक को लेकर वो कहानी बनी है उसी विषय को ध्यान में रखते हुए डायलॉग्स होने चाहिए। बिल्कुल भी कहानी से इधर उधर डायलॉग नहीं होने चाहिए कि कहानी कुछ और है, विषय कुछ और है और डायलॉग्स आपके किसी और टॉपिक पे चल रहे हैं। अगला पॉइंट है कि संवाद योजना जो है रोचक होनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है कि रोचकता जब तक नहीं होगी कोई भी कहानी को पढ़ेगा ही नहीं। तो चाहे वो संवाद योजना हो चाहे कहानी का विषय हो, उसमें रोचकता तो बराबर बनी होनी चाहिए। और संवाद योजना जो है वो संक्षिप्त होनी चाहिए, यानी छोटे छोटे वाक्य होने चाहिए। लंबे बड़े वाक्यों का कोई मतलब नहीं बनता। छोटे ही वाक्य, जैसे कि आम जिंदगी में लोग बातें करते हैं, उस तरीके के छोटे वाक्यों का प्रयोग होना चाहिए। तो इस तरीके की संवाद योजना होनी चाहिए कहानी में। प्रश्न नंबर 9, कहानी में पात्रों के द्वंद्व का क्या महत्व है। पात्रों का द्वंद्व क्या होता है और इसका क्या महत्व है। कहानी में जो पात्र है उसका द्वंद्व का बहुत महत्व है, जो इस प्रकार है। पात्रों का द्वंद्व कथानक को गतिशीलता प्रदान करता है। यानी आप देखते हैं कि दो पात्रों के बीच में कोई समस्या चल रही है और वो समस्या बढ़ती जा रही है और यही क्या होता है, कहानी को आगे बढ़ाता है। फिर एक बार क्या होता है, समस्या बहुत बड़ा रूप ले लेती है, फिर बाद में उसका कंक्लूजन निकल जाता है। तो जब तक कोई समस्या क्रिएट नहीं होगी, सब अगर मान लीजिए एक परिवार का जो है विषय लेकर चल रहे हैं और उस परिवार में खुशी खुशहाली है, चारों तरफ संपन्नता ही भरी हुई है, तो क्या कहानी दिखाई जाएगी। तो जब तक उसमें पैसों को लेकर तकरार ना हो, कोई किसी का से छल कपट ना कर रहा हो, तो कहानी कैसे आगे बढ़ेगी। तो द्वंद्व जो है इस तरीके की जो है होने बहुत ज़रूरी है, रोचकता बनी होनी चाहिए। तो इससे क्या होता है, कहानी को गतिशीलता मिलती है। गतिशीलता मतलब कि वो कहानी आगे बढ़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है, पात्रों में द्वंद्व से ही पात्रों के चरित्र का उद्घाटन होता है। और जैसे जैसे उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट दिखती हैं पात्रों के बीच में, वैसे वैसे पात्र जो है अपने कैरेक्टर्स को और भी ज़्यादा निखार कर सामने ला पाता है, क्योंकि तभी वो अपनी भूमिका प्ले कर पाएगा ढंग से कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। तो क्या है, पात्रों के द्वंद्व होने से क्या होता है, पात्रों का जो चरित्र है वो सामने खुल कर आता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पात्रों के द्वंद्व से ही कहानी का जो उद्देश्य है वो स्पष्ट होता है। जब पात्र जो है पूरी कोशिश के साथ उस समस्या से उबरने की कोशिश करेंगे तो कहानी आगे बढ़ेगी। दूसरा, उसका चरित्र जो है खुलकर सामने आएगा। तीसरा ये कि वो उद्देश्य को स्पष्ट करेगा कि वो इस में जो जिस पात्र की भूमिका निभा रहा है वो किस उद्देश्य से निभा रहा है। अगला है कि पात्रों के द्वंद्व से ही लेखक जो है पाठकों को संदेश देता है। और नेक्स्ट है, पात्रों के द्वंद्व से ही कहानी में रोचकता उत्पन्न होती है। ऑब्वियस सी बात है, कहानी है तो रोचकता का पॉइंट तो होना ही चाहिए। नेक्स्ट है कि पात्रों के द्वंद्व से ही पाठकों में जो है जिज्ञासा उत्पन्न होती है। जाहिर सी बात है कि जब तक जिज्ञासा नहीं होगी कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। आप फिल्म देखते हैं, जो बच्चे हैं किस तरीके से फाइटिंग मूवीज़ देखते हैं और भूतों वाली मूवी देखते हैं, उनको लगता है कि आगे अब क्या होगा, आगे क्या होगा, और इसी क्रेज़ में वो फिल्म को आगे देखते जाते हैं।
ऐसे ही कहानी का भी ये गुण है कि जब तक कहानी में ये जिज्ञासा का गुण नहीं होगा तब तक कहानी आगे बढ़ेगी नहीं, लोग पढ़ने में इनमें जो इंटरेस्ट है वो नहीं जगा पाएंगे। तो जिज्ञासा और रोचकता तो बेसिक पॉइंट है, ये होने ही चाहिए। तो इस तरीके से जो पात्रों में द्वंद्व है वो इसका ये महत्व है कि उनके द्वंद्व होने से जो है कहानी में ये सारे गुण देखने को मिलते हैं। प्रश्न नंबर 10, कहानी की जो भाषा शैली है वो कैसी होनी चाहिए, या फिर इसी प्रश्न को ऐसे पूछ सकते हैं कि कहानी की भाषा शैली की क्या विशेषता है। भाषा शैली कैसी होनी चाहिए या फिर उसकी विशेषता क्या है, एक ही बात हो गई। तो कहानी की जो भाषा शैली है उसकी विशेषताएं निम्नलिखित होनी चाहिए। पहला कि भाषा शैली सरल और सहज होनी चाहिए, बेसिक पॉइंट है और जरूरी पॉइंट है, ये होना ही चाहिए। भाषा शैली स्वाभाविक होनी चाहिए, बहुत जरूरी पॉइंट है यही। आप चाहे संवाद योजना का कह लें या फिर डायलॉग्स का कह लें, ये फिर भाषा शैली कह लें, सब में स्वाभाविकता होना बहुत ज़रूरी है, सरलता और सहजता होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट, भाषा शैली जो है पात्रों के अनुकूल होनी चाहिए। पात्रों के अनुकूल वैसे ही जैसे कि जैसा कैरेक्टर है उसी के अकॉर्डिंग उसके जो डायलॉग्स होते हैं वो वैसे ही होने चाहिए, नहीं तो वो उन पर सूट करते हुए नहीं दिखाई देंगे। अगला पॉइंट है कि भाषा शैली जो है विषय के अनुकूल होने चाहिए। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है भाषा शैली जो है प्रसंग अनुकूल होने चाहिए, यानी जो भी टॉपिक चल रहा है, आपका विषय चल रहा है, उससे जुड़ा हुआ महसूस होना चाहिए, उस प्रसंग से जुड़ा हुआ महसूस होते रहना चाहिए। नहीं तो डायलॉग्स अगर विषय से अलग होकर चलेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। नेक्स्ट है कि भाषा शैली ग्राह्य होनी चाहिए। भाषा शैली ईजिली लोग जो है समझ सके ऐसी होनी चाहिए, जिसके लिए सरल और सहज होना भी बहुत ज़रूरी है। तो भाषा शैली की यही विशेषताएं हैं और यही इसकी महत्वता है जब कहानी लिखी जाती है। तो प्रश्न नंबर 11, कहानी का हमारे जीवन से क्या संबंध है। ये जो कहानी के बारे में हमने इतना कुछ पढ़ा है, वो कहानी इतनी ज़रूरी क्यों है हमारे जीवन में, इसका हमसे क्या लेना देना है, क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। कहानी का मानवीय जीवन से बहुत ही गहरा संबंध है, घनिष्ठ गहरा संबंध है। आदिम युग से ही कहानी मानव जीवन का प्रमुख अंग रही है। यह मानवीय जीवन का एक ऐसा अभिन्न अंग है कि प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी रूप में कहानी सुनता और सुनाता ही रहता है। इससे विचारों का आदान प्रदान इस संसार का एक अनूठा नियम बन गया है। इसलिए इस संसार में प्रत्येक मनुष्य में अपने अनुभव बांटने और दूसरों के अनुभव जानने की प्राकृतिक इच्छा होती है। अब ये जो पॉइंट है वो बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है इस बात को समझने के लिए कि कहानी हमारे जीवन में क्यों ज़रूरी है। जब आप अपने मन की बात किसी से शेयर करते हैं तो एक कहानी का रूप ले लेती है। जब आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो एक कहानी का रूप ले लेती है। इससे आप अपने विचार जो है उनसे शेयर करते हैं, साझा करते हैं। तो उसको साझा करने का जो माध्यम बनते हैं वो एक तरीके से कहानी अपना रूप ले लेती है। तो इस तरीके से जो कहानी हमारे जीवन में कितनी ज़रूरी होगी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने एक्सपीरियंस शेयर किए बगैर या विचार शेयर किए बगैर और इमोशंस, भाव विचार जो है अपने शेयर किए बगैर नहीं रह सकता है। और उसको शेयर करने के लिए आपके पास एक विषय होता है जिसे आप बांटते हैं, जो कहानी का रूप ले लेती है जब आप किसी को भी सुनाते हैं। तो मनुष्य में अपने अनुभव बांटने और दूसरों के अनुभव को जानने की प्राकृतिक इच्छा होती है, जिसके कारण जो है ये जो हमारे जीवन से इतना जुड़ी हुई है कहानी। यहाँ प्रत्येक मनुष्य जो है अपने विचारों, अनुभवों और वस्तुओं का आदान प्रदान करता है और हम अपनी बातें किसी को सुनाना और दूसरों की सुनना भी चाहते हैं। इसलिए ये सत्य है कि इस संसार में प्रत्येक मनुष्य में कहानी लिखने की जो मूल भावना होती है। और दूसरा सत्य ये कि कुछ लोगों में इस भावना का विकास हो जाता है और कुछ इसे विकसित करने में समर्थ नहीं होते। जाहिर सी बात है, पूरे संसार में हर कोई कहानी नहीं लिखता है और ना ही हर कोई उसको देखता, पढ़ता, सुनता है। तो और बेसिक ये गुण जो है वो सब में होता है, लेकिन कुछ लोगों में ये पनप जाते हैं गुण और कुछ लोगों में नहीं पनपते हैं। तो इसका यही दूसरा सत्य है कि कुछ लोगों में इस भावना का विकास हो जाता है और कुछ लोगों में इसको विकसित करने में समर्थ नहीं हो पाते। इस प्रकार हम कह सकते हैं कहानी का मानवीय जीवन से अटूट संबंध है। जिनके अंदर गुण जो ये ज़्यादा निखर के सामने आता है वो सुनते भी हैं और लिखते भी हैं, और बड़ी बड़ी कहानियाँ जो कि प्रसिद्ध हुई हैं उस रूप में भी सामने आती हैं। और जो लोग इस गुण में समर्थ नहीं हो पाते वो अपने आम जीवन में जिस तरीके से कहानी का प्रयोग होता है वो करते ही रहते हैं, क्योंकि हमारा एक बेसिक गुण है और ये हमारी प्राकृतिक गुण है, कहानी सुनना और सुनाना। प्रश्न नंबर 12, कहानी की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसे स्पष्ट करना है, या फिर यही प्रश्न इस तरीके से पूछ सकते हैं कि कहानी के इतिहास पर नोट लिखिए। कहानी का जो इतिहास है उतना ही पुराना है जितना मानवीय इतिहास, क्योंकि कहानी जो है मानवीय स्वभाव और प्रकृति का अटूट हिस्सा है। यानी कि मानव का वो स्वभाव है और प्राकृतिक
रूप से भी वो उसका स्वभाव है, उसका गुण है, तो इसलिए वो उसका अटूट हिस्सा है। कहानी सुनने और सुनाने की जो प्रवृत्ति है मनुष्य में आदिम युग से है। जैसे जैसे मानवीय सभ्यता का विकास होता गया वैसे वैसे कहानी की आदिम कला का विकास भी होता रहा। कथावाचक कहानियां सुनाते गए और श्रोता उनकी कहानियों को सुनते गए। कथावाचक कथा सुनाने वाले या कहानी सुनाने वाले, और श्रोता जो कि कहानी को सुनते हैं। प्राकृतिक रूप से मनुष्य जो है एक कल्पनाशील प्राणी है। हर एक व्यक्ति अपने दिमाग में कुछ न कुछ विचार जो है घुमाता ही रहता है, वो कल्पना करता रहता है कि ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, तो उसका जीवन इस तरीके से हो जाए, ऐसा, मतलब वो कल्पनाएं करता ही रहता है। कल्पना करना मनुष्य का स्वाभाविक गुण है और धीरे धीरे ये सत्य घटनाओं पर भी आधारित कथा कहानी सुनते सुनाते मनुष्य में कल्पना का सम्मिश्रण होने लगा। इस तरीके से जब वो कुछ चीज़ें देखने लगा कथा कहानियों में, और साथ ही उसकी अपनी जो कल्पना है वो सारी जब मिश्रित होकर एक नई कल्पना को निर्माण करती हैं, तो वो कल्पना जो है और भी हाई लेवल पर चली जाती है, क्योंकि प्रायः मनुष्य वह सुनना चाहता है जो उसे प्रिय लगता है, यानी उसको वही सोचना भी और सुनना भी अच्छा लगता है जो उसको पसंद है। मान लीजिए आप चाहते हैं कि आप बहुत अमीर हो जाएं क्योंकि आपको पसंद है, आप यही चाहते हैं, तो आप इसी की कल्पना करेंगे और फिर आप इससे संबंधित कोई और कंटेंट देखेंगे तो वो आपको पसंद आएगा और आपकी कल्पना में ये मिक्स हो जाएगा। जब मिक्स हो जाएगा तो ये आपकी कल्पना जो है और बड़े लेवल पर बनने लगेगी। प्राचीन काल में किसी घटना, युद्ध, प्रेम आदि के किस्से सुनाए जाते थे और श्रोता इन किस्से कहानियों को आनंद पूर्वक सुनते भी थे। धीरे धीरे ये किस्से ही कहानियों का रूप ग्रहण कर लेते हैं और इस प्रकार कहानी कला का धीरे धीरे विकास हुआ। जैसे कि सभी जानते हैं, सभी लोग बताते हैं कि उन्होंने अपने दादा दादी और नाना नानी से कितने ही किस्से कहानियाँ सुन रखे हैं, और यही किस्से जो कि आम जीवन में अपने आप से कल्पना करके बनाए हुए होते हैं, और यही धीरे धीरे जो है वो अपडेट होते होते क्या बन गए, कहानी बन गए, और इसमें कला का इस्तेमाल कर दिया गया। तो अब ये जो है लोग इसको एक नियम के तहत जो है इसको जानने लगे, जिसको कहानी का रूप दे दिया गया, जिसके आज नियम भी है कि कहानी को कैसे लिखना चाहिए, उसमें क्या गुण होने चाहिए, क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। तो इसमें कला का जब कला को ऐड कर दिया गया अपनी कल्पना में, अपने किस्सों में, तो वो कहानी का रूप ले लेती है। प्रश्न नंबर 13, प्राचीन काल में मौखिक कहानी की लोकप्रियता के क्या कारण थे? जब प्राचीन काल में सिर्फ मौखिक कहानियां, यानी कि कहानियां जो सिर्फ सुना दी जाती थी, मौखिक रूप में होती थी, सिर्फ लिखित रूप में नहीं होती थी, तो भी वो बहुत लोकप्रिय थी। तो इसके क्या कारण थे? प्राचीन काल में मौखिक कहानी की जो लोकप्रियता थी वो इस कारण से थी, जो इस प्रकार है कि प्राचीन काल में संचार के साधनों की कमी थी। यानी संचार के साधन, यानी आप अपनी बात कहीं दूसरी जगह तक पहुंचाने में असमर्थ थे क्योंकि साधन भी नहीं थे। तो प्राचीन काल में संचार के जो साधन है उसकी कमी थी, इसलिए मौखिक कहानी ही संचार का सबसे बड़ा माध्यम थी। तो इसलिए मौखिक कहानी क्यों फेमस हुई, इतनी लोकप्रिय हुई? क्योंकि और कोई संचार का माध्यम नहीं थी, कहानी होना बहुत जरूरी है। लोग कहानी सुनते और सुनाते भी थे, और उसी के सहारे जो है अपनी बातों को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाया भी जाता था। दूसरा पॉइंट है कि प्राचीन काल में मौखिक कहानी जो है धर्म प्रचारकों और संतों के सिद्धांतों और विचारों को लोगों तक पहुँचाने का माध्यम थी। आज आप जो संतों के विचार और सत्संग सुनते हैं, आप उनको न्यूज़पेपर्स में देख सकते हैं, न्यूज़ चैनल्स पे देख सकते हैं, और उनकी लाइव टेलीकास्ट भी होती है, और साथ ही आप सामने भी बहुत बड़े बड़े पंडालों में भी जो है आज कल सत्संग और जो संतों के जो विचार और सिद्धांत है सुन सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये धर्म प्रचारकों और संतों के जो सिद्धांत है और विचार जो है वो लोगों तक पहुँचाने के लिए कहानी का सहारा लिया जाता था। ये इसका बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से कहानी जो है लोकप्रिय रही। तीसरा पॉइंट है कि मौखिक कहानी समाज में शिक्षा के प्रचार प्रसार का साधन थी। आपने पंचतंत्र की कहानियां सुनी होंगी। पंचतंत्र की कहानियां जो है उसमें लास्ट में आपको मोरल दिया जाता है कि इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है। तो इस कहानी से जो शिक्षा देने की जो प्रक्रिया है वो मौखिक कहानी के जरियों से ही शुरू हुई है। तो जो शिक्षा देने का माध्यम बनी है वो मौखिक कहानी बनी है, इसी वजह से इसकी लोकप्रियता और भी बढ़ी। अगला पॉइंट है कि प्राचीन काल में मौखिक कहानी ही मनोरंजन का प्रमुख साधन थी। मनोरंजन के लिए सिर्फ कहानियां ही हमारे पास हुआ करती थी, जिसके कारण इसकी लोकप्रियता और भी बढ़ गई। प्रश्न नंबर 14, कहानी का केंद्र बिंदु कथानक होता है, स्पष्ट कीजिए। अब केंद्र बिंदु जो है उसका कथानक होता है, जो कहानी का, उसको स्पष्ट करना है कि वो कितना जरूरी है और क्यों होना चाहिए। कहानी में प्रारंभ से अंत तक घटित सभी घटनाओं को कथानक कहते हैं, यानी कि जो विषय है वही हमारा कथानक होता है, जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हैं और उसकी वजह से कहानी को पढ़ रहे हैं। तो शुरू से लेके अंत तक जो भी घटित हो रहा है, जो भी चल रहा है, वो सारी घटनाएं जो हैं वो कथानक हैं।
कथानक कहानी का प्रथम और महत्वपूर्ण तत्व होता है। सबसे पहला पॉइंट जो जरूरी होता है कहानी के लिए वो है कथानक। तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, ये कहानी का मूल आधार होता है। इसे कहानी का प्रारंभिक नक्शा भी कहते हैं। जिस प्रकार कोई मकान बनाने से पहले उसका नक्शा बनाया जाता है, उसी प्रकार कहानी लिखने से पहले उसका कथानक भी लिखा जाता है। यानी कि जिस आपको उदाहरण दिया गया कि जिस तरीके से आपको अपना घर बनाना है, घर बनाने के लिए आपके पास एक डिज़ाइन होना चाहिए कि आपको इस तरीके से बनाना है। विदाउट डिज़ाइन आप क्या बनाएंगे घर को। तो कहानी भी वैसी है, आपके पास एक विषय होना चाहिए, आपके पास एक फॉर्मेट होना चाहिए जिसके आधार पे आपकी कहानी तैयार होगी। तो वो फॉर्मेट और जो तरीका और जो विषय है वो है हमारा कथानक। जब तक आपके पास कथानक नहीं होगा, विषय नहीं होगा, तब तक आप कहानी नहीं लिख सकते। कहानी क्या बनाएंगे आप? आपके पास विषय होना बहुत जरूरी, टॉपिक होना बहुत जरूरी है कहानी को लिखने के लिए। कथानक ही कहानी का केंद्र बिंदु है। सामान्यतः कथानक किसी घटना को, अनुभव को तथा कल्पना को, आपने देखा होगा कोई घटना घटित हुई है आपकी लाइफ में, आप उसको कहानी का रूप दे सकते हैं। आपने कुछ एक्सपीरियंस किया है, अच्छा भी कर सकते हैं और बुरा भी, तो आप उसको कहानी का रूप दे सकते हैं। या फिर आपने कुछ कल्पना की है, आपने कुछ सोचा है, अच्छा सोचा है या फिर बुरा सोचा है, ऐसी कोई कल्पना जो अनोखी हो, आप उसको कहानी का रूप दे देंगे। तो इन सब चीज़ों पे ही आधारित होती है हमारी कहानी। कभी कहानीकार की बुद्धि में पूरा कथानक आता है और कभी कहानी का एक सूत्र ही आता है। केवल एक छोटा सा प्रसंग अथवा पात्र जो है कहानीकार को आकर्षित करता है, इसलिए कोई एक प्रसंग भी कहानी का कथानक हो सकता है। यानी एक छोटा सा प्रसंग जो होता है, मान लीजिए 5 लाइनों की एक प्रसंग आपके पास रेडी है और आपको पता है कि आप इस पे कहानी लिख सकते हैं, तो वो भी आपके लिए काफ़ी है कहानी तैयार करने के लिए। और कोई एक छोटी सी घटना भी कथानक की प्रमुख घटना हो सकती है। उसके बाद कहानीकार उस घटना अथवा प्रसंग का कल्पना के आधार पर विस्तार करता है। ये सत्य है कि कहानीकार की जो कल्पना है वो कोरी कल्पना नहीं होती है, कुछ ना कुछ उसमें आपका लाइफ से कनेक्टेड कुछ ना कुछ जरूर होता है। ये कोई असंभव कल्पना नहीं होती, बल्कि ऐसी कल्पना होती है जो संभव भी हो सके। कल्पना के विस्तार के लिए लेखक के पास जो सूत्र होता है उसके माध्यम से ही कल्पना आगे बढ़ती है। यह सूत्र लेखक को एक यही सूत्र जो है वो लेखक को एक कहानी लिखने में मदद करता है, क्योंकि वो उसको परिवेश देता है, फिर पात्र देता है और समस्या प्रदान करता है। आपके पास छोटी सी स्टोरी है कि आप छोटा सा प्रसंग है, आप उसके आधार पे भी एक कहानी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद आप पात्रों को डायलॉग्स देंगे, डायलॉग्स के आधार पे आपकी कहानी आगे बढ़ेगी और हर एक सिचुएशन को आप इलेबोरेट करोगे। आपके पास माहौल होगा, पात्र होंगे और समस्या होगी, तो उसके आधार पर आपकी ये कहानी जो है वो तैयार हो सकती है। और इसी से ही जो है आपके पास अगर राइटर एक कल्पना अपने पास रखता है तो उस कल्पना को भी जो है वो एक बड़ा रूप दे सकता है, क्योंकि वो निरा कल्पना नहीं होती है, वो कुछ ना कुछ आपकी डेली लाइफ से कनेक्टेड होता ही है। उनके आधार पर लेखक संभावनाओं पर विचार करता है और एक ऐसा काल्पनिक ढांचा तैयार करता है जो संभव हो और लेखक के उद्देश्यों से भी वो मेल खाता हो। सामान्यतः कथानक में प्रारंभ होता है, मध्य होता है और अंत। इसके रूप में कथानक का पूर्ण स्वरूप होता है। यानी जो कथानक होता है आपके पास, उसमें एक प्रारंभ होता है, यानी शुरुआती दौर होता है, फिर उसमें मध्य आता है जहाँ पे आपके पास पूरी सिचुएशन सामने होती है, फिर उसका अंत होता है जहाँ आप उसका पूरा कॉन्क्लूजन दे देते हैं और इसी आधार पे पूरी कहानी आपकी तैयार हो जाती है। संपूर्ण कहानी कथानक के इर्द गिर्द ही घूमती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कथानक जो है वो कहानी का केंद्र बिंदु होती है। यानी कथानक के बिना कहानी का कोई कुछ भी वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। कथानक होना बहुत जरूरी है। प्रश्न नंबर 15, देशकाल और वातावरण का कहानी लेखन में किस प्रकार आवश्यक है। यानी जो देशकाल होता है, वातावरण, माहौल, आपके पास कैसी सिचुएशन चल रही है, क्या कौन सा दिन है, कैसा माहौल है, क्या सिचुएशन है, ये जो है ये कहानी के लेखन में किस प्रकार जरूरी है। देशकाल और वातावरण कहानी के महत्वपूर्ण तत्व हैं। कहानी का जो कथानक है इससे सीधा संबंध होता है। जब कहानीकार कहानी के कथानक का स्वरूप बना लेता है तब वह कथानक को देशकाल और वातावरण के साथ जोड़ता है। यानी कि पहली बात, कथानक बहुत जरूरी है। अगर किसी के पास कथानक है तो उसका सेकंड पॉइंट जो है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सेकंड पॉइंट है वो है उसको उस कथानक को देशकाल से और वातावरण से जोड़ना। देशकाल और वातावरण जो है कहानी को प्रमाणित और रोचक बनाने में बहुत आवश्यक है। कहानी लेखन में जो पात्र होते हैं, प्रत्येक घटना और पात्र का जो समस्या का अपना देशकाल और वातावरण होता है। यदि कथानक की घटनाएं देशकाल और वातावरण से मेल नहीं खाती हैं तो वे कहानी जो है असफल सिद्ध हो जाती है। यानी कि दो पात्र जो है आपस में लड़ रहे हैं, मान लीजिए सिचुएशन आपकी कहानी में ये चल रही है,
और जो आपकी जो सिचुएशन है वो यहाँ पे अभी लड़ने वाली नहीं थी। और तो इस तरीके से क्या हुआ कि आपके वातावरण और इस लड़ाई जो है वो मैच नहीं कर रही है। आपकी जो स्थिति थी यहाँ पे, परिस्थिति थी जो यहाँ पर, वो लड़ाई करने लायक वाली नहीं लग रही थी। तो क्या हो गया, यहाँ पे आप मैच नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, चीज़ गलत हो जाएगी। तो इसलिए जो कहानी है वो परिवेश, ये जो कहानी है वो देश काल और वातावरण से कनेक्टेड होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि अब ऐसा पॉइंट आ गया है जहाँ पर इस बहस को कंटिन्यू करना ही है जिससे कि इसका कोई कंक्लूजन निकल आए, देन तभी आप कोई झगड़ा दिखा सकते हैं इसमें। अगर आप उसके इससे पहले कोई माहौल ऐसा ना हो, ज़रूरी नहीं है कि खुशी का माहौल है आप डायरेक्ट लड़ाई दिखा दें, नॉर्मल सा भी है सिचुएशन और उसमें आप कुछ झड़प दिखा दें कहानी में, तो वो डिस्कनेक्ट करेगी कहानी को। तो इस वजह से देश काल और वातावरण से कनेक्टेड होने चाहिए। इसलिए कहानीकार जिस परिवेश से कहानी के कथानक को जोड़ना चाहता है उसे उस परिवेश की पूरी जानकारी होनी चाहिए। अतः हम कह सकते हैं कि देश काल और वातावरण का कहानी लेखन में महत्वपूर्ण योगदान है। तो इस तरीके से देश काल और वातावरण का हमारी कहानी से क्या लेना देना है कि अगर आप किसी पहाड़ी क्षेत्र में घूमने गए हैं, आप पहाड़ी क्षेत्र में घूम रहे हैं और आपकी स्टोरी लाइन यहीं से चल रही है, आपका कथानक यही है, तो आप यहाँ पर रेतीली ज़मीन की चर्चा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर कहानी जो है वो देश काल और वातावरण से कनेक्टेड लग ही नहीं रही है। अब अगर लेखिका या लेखक कह रहे हैं कि उसने यहाँ पर जो है ठंडे मौसम का जो अनुभव किया है उसको वो बहुत ज़्यादा खुशी दे रहा है या फिर वो उस माहौल से बहुत खुश है, लेकिन आप वहीं पर रेतीली ज़मीन की चर्चा कर रहे हैं साथ में, तो और बर्फ़ की बातें करके रेतीली ज़मीन की चर्चा करेंगे तो वो यहाँ पर बिल्कुल भी मैच नहीं करेगा। तो जो स्टोरी चल रही है वो देश काल और वातावरण से कनेक्टेड होनी चाहिए और वो इतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी कि किसी भी कहानी को लिखने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए कथानक होना बहुत ज़रूरी है, वैसे ही उसका सेकंड पॉइंट है उसके लिए देश काल और वातावरण तय करना। तो इस तरीके से कैसे लिखे कहानी पाठ से संबंधित हमने यहाँ पर कुछ प्रश्न किए जो 2 भागों में हमने किए। पिछला भाग जो ऑलरेडी अपलोडेड है आपको चैनल पर मिल जाएगा और ये भी आपके सामने है, तो इसे ज़रूर पढ़ें जिससे कि आपकी टर्म टू एग्जामिनेशन जो हैं बहुत बेहतरीन हो सकें और आपको हर एक चीज़ समझ में आ सके। लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ आपके पास क्वेश्चन आंसर से संबंधित ये दोनों वीडियोज़ हैं, ज़रूर देखें, पहले पार्ट को समझें, देन आप इसके क्वेश्चन आंसर को करें जिससे कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो सीक्वेंस में चले और अच्छी हो। एक बार आप तैयारी कर ले तो आपको सिर्फ रिवीजन की ज़रूरत पड़े। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे जरूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल के साथ यूं ही बने रहें और भी वीडियोज़ के लिए। थैंक